अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का जो फर्स्ट टॉपिक है ये आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें बच्चों आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया था वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। अब जब आपने वर्क को डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, उसको वर्क कहते हैं। और फिर बच्चों वहां पे आपको बताया गया था कि फोर्स की दो टाइप्स हो सकती हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं कांस्टेंट फोर्स का। कांस्टेंट फोर्स का मतलब होता है कि जब फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों चीजें फिक्स रहें, ये दोनों चीजें कांस्टेंट रहें, ये चेंज ना हो, तो वो फोर्स कहलाती है कांस्टेंट फोर्स। और हमने कहा था कि अगर फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाए या फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या ये दोनों चीजें चेंज हो जाएं तो वो फोर्स हमारे पास कहलाएगी वेरिएबल फोर्स। अब बच्चों जब आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की तो उस कांस्टेंट फोर्स से जो वर्क हुआ उस वर्क का फॉर्मूला आप लोगों ने ड्राइव किया था W = F.D, जिसे आपने लिखा था FD cos थीटा। बच्चों इस फॉर्मूला को अप्लाई करने की हमारे पास कंडीशन ये है कि फोर्स शुड बी कांस्टेंट। फोर्स जो है ये हमारे पास कांस्टेंट होनी चाहिए। बट हमें एवरीडे लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है कि जब ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहती बल्कि वो वेरिएबल फोर्स होती। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वेरिएबल फोर्स लग रही है और उस वेरिएबल फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो हम कहेंगे कि वर्क इज डन बाय द वेरिएबल फोर्स। अब अगर वर्क वेरिएबल फोर्स की वजह से हो रहा है तो वेरिएबल फोर्स की वजह से होने वाले वर्क को हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा जो है वो देखना पड़ेगा कि वेरिएबल फोर्स से होने वाला वर्क हम लोग किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले तो ये दो सिचुएशंस हैं जो हमारी बुक में डिस्कस की गई हैं जिसमें उसने कहा कि जी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वेरिएबल फोर्स लग रही है। उसमें पहली जो सिचुएशन है व्हेन अ रॉकेट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ। आप लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा रॉकेट प्रोपल्शन वाले टॉपिक में कि रॉकेट जब उड़ान भरता है, रॉकेट जब ऊपर की तरफ जाता है तो वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, मतलब कि वो सरफेस ऑफ अर्थ से अवे जा रहा है। तो बच्चों जैसे जैसे वो रॉकेट अर्थ से अवे जा रहा है तो उसके ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स लग रही होती है वो डिक्रीज हो रही होती है, बिकॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेरीज इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। कि जो ग्रेविटी की फोर्स है वो जैसे जैसे अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब यहां पे ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ग्रेविटी की फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स लगती है वो बेसिकली उसके वेट की इक्वल होती है। तो ये रॉकेट के ऊपर लगने वाली ग्रेविटी की फोर्स का फॉर्मूला लिखा गया है कैपिटल G स्मॉल m इंटू कैपिटल M ओवर R स्क्वायर। ये कैपिटल G हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, स्मॉल m हमारे पास मास ऑफ द रॉकेट है, कैपिटल M हमारे पास मास ऑफ द अर्थ है और R जो है वो उस रॉकेट का सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस है। अब बच्चों जैसे जैसे वो रॉकेट ऊपर की तरफ जाता जा रहा है तो R की वैल्यू बढ़ती जा रही है। R इंक्रीज करेगा तो ग्रेविटी की फोर्स डिक्रीज करे। तो जब वो रॉकेट मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है वो कांस्टेंट नहीं होगी बल्कि वो वेरिएबल होगी। तो अब उस वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल ग्रेविटी की वजह से जो वर्क होगा वो वर्क हम डायरेक्ट इस वाली इक्वेशन से कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। इसकी जो सेकंड एग्जांपल है इलास्टिक फोर्स एक्टिंग ऑन स्प्रिंग। जब आप स्प्रिंग को देखें जी आप उसको स्ट्रेच कर लेते हैं, आपने उसकी लेंथ को इंक्रीज कर लिया। तो जब आपने स्प्रिंग की लेंथ को इंक्रीज कर लिया तो आप देखते हैं कि स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स लगती है जो इसको वापस खींच रही होती है उसकी ओरिजिनल लेंथ की तरफ। वो फोर्स कहलाती है इलास्टिक फोर्स। अब वो इलास्टिक फोर्स जो होगी वो भी बच्चों कांस्टेंट नहीं होगी बट इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच। इलास्टिक फोर्स का फॉर्मूला हम आगे चैप्टर 7 में पढ़ेंगे F = kx। और यहां से देखें आप लिख सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। x जो है वो अमाउंट ऑफ स्ट्रेच है या आप कह लें कि उसका डिस्प्लेसमेंट है कि आपने उसको कितना स्ट्रेच किया हुआ है। जितना आप इसको ज्यादा स्ट्रेच कर देंगे ये फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी और जितना आप इसको कम स्ट्रेच करेंगे ये फोर्स कम हो जाएगी। तो बच्चों जब आप स्प्रिंग को वाइब्रेट करवा रहे होते हैं तो उसके ऊपर जो इलास्टिक फोर्स लग रही होती है वो कांस्टेंट नहीं होती। तो फिर उस फोर्स से होने वाला वर्क भी हम डायरेक्ट इस इक्वेशन से कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो फिर ये जब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वेरिएबल फोर्स लगती है तो इस वेरिएबल फोर्स से होने वाला वर्क हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसकी कंडीशन क्या है वर्क को कैलकुलेट करने की, इसको देख लेते हैं।
अब यहां पे हम लोग एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं जिसका मास लेट्स से स्मॉल n के इक्वल, और ये पार्टिकल एक XY प्लेन में मूव कर रहा है, और ये मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। अब ये पार्टिकल जब पॉइंट A से मूव करके पॉइंट B तक आता है तो इस पूरे जर्नी में, इस पूरे डिस्टेंस में इसके ऊपर लगने वाली फोर्स कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि ये वेरिएबल फोर्स है। मतलब हर लम्हा, या आप कह लें कि हर पॉइंट पे उसके ऊपर लगने वाली फोर्स चेंज हो रही होती। तो जब ये फोर्स चेंज हो रही है तो इट मींस दैट द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। तो फिर यहां पे हम क्या करेंगे, ये बच्चों A से B तक जो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है, हम इस डिस्प्लेसमेंट को n नंबर ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। और अगर मैं आसान लफ्जों में आपको बताऊं तो मैं कहूंगा कि ये जो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और हर पार्ट की जो लेंथ, या हर पार्ट का या हर इंटरवल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बिल तरतीब लिखा जाएगा डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3 एंड सो ऑन डेल्टा Dn। अब हर इंटरवल में जो फोर्स लग रही है उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे F1, F2, F3 एंड सो ऑन Fn के साथ। अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आपने हर इंटरवल की जो लेंथ है, हर इंटरवल का जो डिस्टेंस है या जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपने कितना रखना है। तो यहां पे ये इंटरवल्स इस बात को मलहूज़े खातिर रखते हुए बनाए गए हैं कि एक इंटरवल में फोर्स की जो एक वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। एक इंटरवल में फोर्स की जो एक वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। जैसे देखें, ये फर्स्ट इंटरवल है डेल्टा D1, तो इस पूरे इंटरवल में F1 फोर्स एक्ट करिए, तो इस इंटरवल के लिए ये फोर्स कांस्टेंट है। अब जैसे इस इंटरवल के बाद यहां पे जैसे ये फोर्स चेंज हो जाती है तो ये इंटरवल को खत्म करके हम अगला इंटरवल स्टार्ट कर लेते हैं। अगले इंटरवल में F2 फोर्स कांस्टेंट रहेगी, फिर जैसे ही F2 फोर्स चेंज होगी F3 पे आएगी तो अगला इंटरवल स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने इंटरवल्स को इस तरह से सिलेक्ट किया है, या इंटरवल्स को इस तरह से हमने चूज किया कि एक इंटरवल के लिए फोर्स की एक वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहे। तो अब बच्चों, जब एक इंटरवल में फोर्स की एक वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो फिर इस इंटरवल के ऊपर तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें यहां पे मैंने लिखा हुआ है वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरवल, और जो फर्स्ट इंटरवल में F1 की वजह से वर्क हो रहा है इसे मैं नाम दे रहा हूं डेल्टा W1 का, और इसका फॉर्मूला लिखा गया जी F1 डॉट डेल्टा D1, जिसे आप लिख सकते हैं F1 डेल्टा D1 cos θ1, ये आपने लिख दिया। अब सेम इसी तरह सेकेंड इंटरवल में जो वर्क होगा, अब सेकेंड इंटरवल की लेंथ डेल्टा D2 है और सेकेंड इंटरवल में जो फोर्स लग रही है वो F2 है, तो डेल्टा W2 जो आ जाएगा वो F2 डेल्टा D2 cos θ2 आ जाएगा। तो थर्ड इंटरवल में भी सेम इसी तरह F3 डेल्टा D3 cos θ3, और इस तरह चलते चलते जब आप लास्ट इंटरवल पे आएंगे तो लास्ट इंटरवल में जो वर्क होगा डेल्टा Wn, ये लिखा जाएगा Fn डेल्टा Dn cos θn, ये n लिखा हुआ जी थीटा के साथ। और फिर बच्चों, आपने A से B तक जब टोटल वर्क निकालना है तो तमाम इंटरवल्स में जो वर्क हो रहा है आप उस वर्क को ऐड करते जाएं। तो डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W3 एंड सो ऑन प्लस डेल्टा Wn। अब देखें, डेल्टा W1 की वैल्यू पुट कर लें, ये वाली वैल्यू जो आपने लिखी F1 डेल्टा D1 cos θ1, डेल्टा W2 की वैल्यू पुट कर लें F2 डेल्टा D2 cos θ2, और इसी तरह चलते चलते जब आप डेल्टा Wn की वैल्यू पुट करेंगे प्लस Fn डेल्टा Dn cos θn। अभी देखें, ये F डेल्टा D और cos θ कॉमन है, सिर्फ इनके साथ आगे सबस्क्रिप्ट में, मतलब जो छोटी सी वैल्यूज लिखी है 1 2 3 में वो चल रही है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया टोटल वर्क का इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, इसको हम सीरीज बोलते हैं। अब इसको जब मैं कन्वर्ट करता हूं इंडेक्स फॉर्म में, तो इंडेक्स फॉर्म सिग्मा के साथ लिखी जाती है। अब मैं कहता हूं जी ये जो i यहां पे आ गया ना, देखें यहां पे 1 2 3 आ रहा था, तो 1 2 3 की जगह पे i आ गया, तो ये i की वैल्यू मैं कह रहा हूं वो 1 से स्टार्ट होके n तक जा रही। अब इसका मतलब क्या है, i की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 1 है, तो i की जगह पे 1 आ जाएगा, तो F1 डेल्टा D1 cos θ1। सिग्मा का प्लस आ गया, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है समेशन प्लस, तो इसकी जगह पे प्लस आ गया। फिर i की वैल्यू में 1 का इजाफा कर दें प्लस F2 डेल्टा D2 cos θ2, फिर प्लस कर दें F3
डेल्टा D3 cos थीटा 3। तो आपने आई की वैल्यू में 1 का इजाफा करते जाना है और तब तक आपने ये काम करते जाना है जब तक आप n पे नहीं पहुंच जाते, तो फिर वापस ये वाली चीज आ जाएगी। तो ये चीज मेरे पास कहलाती है इंडेक्स फॉर्म। अब इसी इंडेक्स फॉर्म को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n f cos थीटा इंटू आई डेल्टा di, मतलब आई को कॉमन निकाल के मैंने बाहर निकाल दिया। जी स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने वेरिएबल फोर्स की वजह से जब वर्क निकाला तो आपने जो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट था उसको स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड किया, तो और हर इंटरवल में फोर्स को आपने कांस्टेंट एज्यूम किया, या हर इंटरवल के लिए आप फोर्स को कांस्टेंट रख रहे थे। तो अभी अगर आप ग्राफिकल मेथड से वर्क निकालना चाहें तो ये वर्क आप कैसे निकालेंगे? देखें, अभी एक बात तो ऑब्वियस है कि आपने एक्स एक्सिस के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है उसको प्लॉट करना है और वाई एक्सिस के ऊपर आपने फोर्स एफ कॉस थीटा को प्लॉट करना है। अब चूंकि मेरे पास ये एफ कॉस थीटा कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल फोर्स है, तो फिर बच्चों मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो इधर ग्राफ बनेगा वो इस तरह से कुछ कर्व बन रहा होगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। अब ये बात हम जानते हैं, ये बात हम कांस्टेंट फोर्स वाले टॉपिक में अंडरस्टैंड करके आए हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव अस द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो जब मैं ये पॉइंट ए से और पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये एरिया अंडर द ग्राफ जो बनेगा, ये मेरे पास कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं बन रही। तो ये बच्चों जब कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं बन रही तो मतलब मैं डायरेक्ट इसके अंदर एरिया फाइंड नहीं कर सकता। तो जब मैं डायरेक्ट एरिया नहीं फाइंड कर सकता तो मैं डायरेक्ट वर्क नहीं निकाल सकूंगा ग्राफ से। तो फिर मैं क्या करता हूं, ये जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ए से बी तक, मैं इसको स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर लेता हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने यहां पे किया। तो आप जब इसको स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं तो हर इंटरवल की लेंथ आप यहां पे कह सकते हैं, जैसे ये वाला है तो आप कहें जिसकी लेंथ होगी डेल्टा D1, इसकी आगे वाला जो है इसकी लेंथ हो जाएगी डेल्टा D2, इसकी मैं लिख देता हूं जी मेरे पास लेंथ आ जाएगी डेल्टा D4। और इस तरह करते करते ये बीच में से दो मैं स्किप कर गया हूं, आप वो भी लिखेंगे। इधर मैं आ जाऊंगा जी डेल्टा DN, और ये बीच में कोई एक मैंने कंसिडर किया डेल्टा DI, ये बीच वाला कंसीडर किया है, आई का मतलब सेंटर में बीच में आप कोई भी ले रहे। अब इस वाले इंटरवल में जो फोर्स लग रही होती है जी ये F1 cos थीटा 1, सेकंड में जो लगेगी F2 cos थीटा 2, इसी तरह ये वाला जो मिड वाला है इसमें जो फोर्स लगेगी Fi cos थीटा i। अब ये जो आपके मिड वाला रेक्टेंगल बन रहा है, ये मिड वाला जो इंटरवल है, आप इस इंटरवल के लिए जो रेक्टेंगल बन रही है इसका एरिया फाइंड करें तो आप देखेंगे इसकी लेंथ ये मेरे पास आएगी Fi cos थीटा i और ये इसकी विड्थ आएगी डेल्टा di। तो जब आप इस शेडेड रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास Fi cos थीटा i डेल्टा di आएगा, जिसका मतलब होगा कि वर्क डन इन द ith इंटरवल। तो वर्क डन इन ith इंटरवल जो होगा दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द शेडेड रेक्टेंगल। वर्क डन ड्यूरिंग द ith इंटरवल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द शेडेड रेक्टेंगल। तो अब अगर आपने टोटल वर्क फाइंड करना है तो तमाम रेक्टेंगल्स के एरियाज को इंडिविजुअली अलग अलग से फाइंड करेंगे और फिर तमाम रेक्टेंगल्स के एरियाज को आप ऐड कर लेंगे। तो बच्चों जब आप तमाम रेक्टेंगल के एरियाज को ऐड करेंगे तो आपके पास वापस यही वाली इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम आएगा, इसमें प्रॉब्लम यह आएगा कि जब आप रेक्टेंगल बना रहे होंगे ना तो रेक्टेंगल के साइड्स तो स्ट्रेट होती हैं, तो यहां पे देखें ये जो शेड किया गया है, यहां पे जो शेड किया गया है, ये वाले एरियाज एक्स्ट्रा आएंगे हमारे पास। तो मतलब ये जब आप वर्क फाइंड करेंगे ग्राफ से और रेक्टेंगल्स के एरियाज आप निकालेंगे तो आपको एक्यूरेट वर्क नहीं मिलेगा। फिर आप यहां पे क्या करते हैं, ये जो उसमें एरर आ रहा होता है, जो एरियाज उसमें ऐड हो रहे होते हैं, हमें उन एरियाज को रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए बच्चों ये जो हमारे पास इंटरवल्स हैं हम इनको मजीद स्मॉल करते हैं। अब देखिए जैसे यहां पे मैंने दिखाया कि जी ये आप एक इंटरवल को स्मॉल कर लें तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा था ये निकल जाएगा। अब सिर्फ यहां से इतना एरिया आएगा और ये वाला एरिया, तो ये ऊपर वाला जो एरिया है ये निकल जाएगा। अभी इस इंटरवल को मजीद स्मॉल करें तो ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है वो मजीद निकल जाएगा। तो आपने इन इंटरवल्स को इतना स्मॉल करना है कि इनको जीरो को अप्रोच करवा दें, जिसे हम कहते हैं कि आप इनके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें। तो जब आप इनके ऊपर लिमिट अप्लाई करके फिर आप ये रेक्टेंगल्स के एरियाज फाइंड करके टोटल वर्क निकालेंगे या एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे तो वो एक्यूरेट या एग्जैक्ट वर्क के ज्यादा करीब होगा। तो फिर इसको हम इस तरह से लिखेंगे, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n
लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ आई cos थीटा आई डेल्टा डी आई व्हेन डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो, कि आपने इंटरवल इतना स्मॉल कर दिया कि वो जीरो को अप्रोच करना शुरू हो गया। तो जब ये जीरो को अप्रोच करना शुरू हो गया तो फिर आपके पास एग्जैक्ट या एक्यूरेट वर्क आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ लग गया होगा। ये पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में मैंने आज नहीं लिखा, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसको यहां से अंडरस्टैंड करके फिर अपनी बुक से पढ़ें और एज एन असाइनमेंट आप ये टॉपिक पूरा लिख के मुझे इसकी पिक्चर सेंड करें ताकि मुझे अंदाजा हो कि आप बुक से भी साथ साथ पढ़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप ये टाइम अपना वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, आप इसको यूटिलाइज कर रहे होंगे। आप लोग अपने घरों में मौजूद हैं, ऑनलाइन आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, आप जिस वक्त चाहें जिस टाइम आप चाहें आप पढ़ सकते हैं, जिस तरह आप इजी हो आप पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ इस टाइम को यूटिलाइज कीजिएगा, इसको वेस्ट ना कीजिएगा क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट हो जाएगा जब कॉलेजेस ओपन होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों पे अमल करेंगे और ये टॉपिक आप पूरा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करके लिख के मुझे चेक करवाएंगे। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।